प्रीवियस जजमेंट्स आर रिलेवेंट, पर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग को बार करने के लिए, रोकने के लिए रिलेवेंट है 41। ये तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 42 की। सेक्शन 42 ये कहता है, जो भी एक्सेप्शन नंबर 2 है, ये 43 का एक्सेप्शन नंबर 2 है सेक्शन 42। सेक्शन 42 कहता है रिलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41। अब देखना, ये सेक्शन 42 क्या कह रहा है कि 41 में तो बार करने के लिए रिलेवेंट है, लेकिन बार करने के अलावा सेक्शन 42 में भी रिलेवेंट है वो। तो कब है, इसको मैं पढ़ रहा हूं। जजमेंट्स, ऑर्डर एंड डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41 आर रेलेवेंट इफ दे रिलेट्स टू मैटर ऑफ पब्लिक नेचर relevant to the inquiry, but such judgment, order, decree are not conclusive proof of that they state। अब यहां देखो, यहां पर ऐसा कह रहे हैं कि प्रीवियस जजमेंट्स आर रिलेवेंट किन मामलों में। अब सुनना, ये किन मामलों में, जो सेक्शन 41 से अलग है। अब सेक्शन 41 समझते हैं अपन लोग। सेक्शन 41 ये कहता है कि प्रीवियस जजमेंट्स आर रिलेवेंट। कैसे सुनना इस बात को, सेक्शन 41 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सेक्शन 41 ये कहता है, जो एक्सेप्शन है किसका, सेक्शन 43 का, वो ये कहता है कि प्रोबेट के मामले में। हेलो, सब लोग सुन रहे हैं ना मुझको? यस सर। हाँ सुनना बच्चों, है ना। प्रीवियस जजमेंट्स रिलेवेंट हो जाएंगे अगर वो मैटर प्रोबेट से रिलेटेड है। प्रोबेट, अब प्रोबेट क्या होता है, जब विल को एग्जीक्यूट करवाता है कोर्ट, विल, किसी व्यक्ति के विल को एग्जीक्यूट करवाता है कोर्ट, तो उसको प्रोबेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी, फिर से याद कर लो। प्रोबेट, प्रोबेट के साथ में याद रखना, ये विल का एग्जीक्यूशन होता है, प्रोबेट कहते हैं उसको। प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी, जो जजमेंट किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हो, एडमिरलिटी से रिलेटेड कोई मैटर हो, एडमिरलिटी समझते हो, साइलिंग मैटर्स जितने भी होते हैं, शिप वगैरह, है ना, एडमिरलिटी से रिलेटेड कोई मैटर हो, मैट्रिमोनियल, शादी से संबंधित कोई मामला हो जैसे फैमिली कोर्ट, और प्रोबेट से रिलेटेड कोई मामला हो जैसे कि विल का एग्जीक्यूशन। तो इस मामले में एक बार अगर इन कोर्ट्स ने, किन कोर्ट्स ने, प्रोबेट वाले कोर्ट ने, मैट्रिमोनियल कोर्ट ने, एडमिरलिटी के कोर्ट ने और इंसॉल्वेंसी अनाउंस करने वाले कोर्ट ने अगर एक बार अनाउंसमेंट कर दिया, तो सब्सिक्वेंटली उसी मामले को दोबारा नहीं लगाया जा सकता। अब इसका एग्जांपल अपन इंसॉल्वेंसी से समझते हैं। किसी पर्सन को एक कोर्ट ने अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, कोर्ट डिक्लेयर करता है इंसॉल्वेंट, है ना, पर्सन खुद अपने को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करता है, वो कोर्ट में जाता है, कहता है साहब मेरी जो लेनदार है वो ज्यादा हो गए हैं और मेरी असेट जो है कम है, वो मुझे जान से मार देंगे, आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, मेरी प्रॉपर्टी को आप अपने कोर्ट में रख लो और मेरी प्रॉपर्टी को आप बिकवा दो और जितने भी लेनदार हैं उन सबको पेमेंट आप कर दो। तो कोर्ट ऐसा करता है, कोर्ट उस पर रिसीवर अपॉइंट करता है, उसको लिक्विडेट करता है उस सब प्रॉपर्टी को, और सभी जो लेनदार हैं उनको पेपर में सूचना देता है, जाहिर सूचना जारी करता है कि जितने भी लेनदार हैं वो आके ले जाएं, क्योंकि इस व्यक्ति को हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं। अब वो व्यक्ति अगर एक बार इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो वो हमेशा के लिए इंसॉल्वेंट हो जाएगा। फिर उसके गले में एक तख्ती डाल देते हैं उस व्यक्ति के कि ही इज अ इंसॉल्वेंट पर्सन। और इंसॉल्वेंसी जो है बहुत बुरी चीज है। इंसॉल्वेंसी का मतलब है नाउ यू आर नॉट कैपेबल टू एंजॉय योर एनी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। तो मैं किसी भी प्रकार के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स तुम्हारे सब छीन लिए हमने, क्योंकि तुम इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट एक बार हो जाओगे तो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ माने जाओगे, और जो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है ना तो वो इलेक्शन में वोट दे सकता है, ना वो वोट लड़ सकता है, ना किसी भी प्रकार का अपना कोई क्लेम कर सकता है। इंसॉल्वेंसी बहुत बुरी चीज होती है। लेकिन वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट अपना को डिक्लेयर करवाने आया, कितना बुरा काम करवाने के लिए आया है, उस कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, रिसीवर अपॉइंट कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी को अब जो है लिक्विडेट करने की कोशिश कर रहा है, और उस व्यक्ति के गले में टांग देते हैं कि नाउ फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट ही विल बी इंसॉल्वेंट पर्सन। अब अगर एक बार किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो मान लो किसी व्यक्ति को बात नहीं मालूम है, वो
कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन करवाने आ गया उसके अगेंस्ट कि भैया तूने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कह रहा है भैया मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका हूँ। तो कह रहा है तेरे कहने से क्या होता है, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। तो वो वाला लेनदार जो था, जो बच गया था, वो कोर्ट चला गया, दूसरे कोर्ट में, किसी 5वें कोर्ट में चला गया, और 5वें कोर्ट में जाके इस जो इंसॉल्वेंट पर्सन है इसके अगेंस्ट उसने सूट लगा दिया। सूट लगाया तो भैया जज ने बुलाया उसको, पर्सन को, कि क्यों भैया तुम इसका अमाउंट क्यों नहीं दे रहे हो। वो कह रहा है सर मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका हूँ, पहले एक कोर्ट मुझे आज से 2 साल पहले इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर चुका है। तो कोर्ट कहेगा अच्छा, तो कहाँ है आपके इंसॉल्वेंसी का वो जो सर्टिफिकेट और इंसॉल्वेंसी का जो आपकी डिग्री है वो कहाँ है। तो वो प्रीवियस जजमेंट पेश कर देगा। अब वो जो बाद वाला जुडिशियल ऑफिसर है वो इस केस को वहीं बंद कर देगा और बोलेगा उस व्यक्ति से, उस लेनदार से, कि भैया तेरे अगेंस्ट कोई ये कार्रवाई नहीं चला सकता मैं तेरे तेरे पक्ष में, क्योंकि ये पर्सन आज से 2 साल पहले रिलेवेंट, ये 2 साल पहले ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, और अब इस मामले को मैं चलाऊंगा नहीं। इसका जो जजमेंट है वो इस बात को प्रूव करता है कि अब इन प्रोसीडिंग्स को मैं नहीं चला सकता। तो प्रीवियस इंसॉल्वेंसी का जो जजमेंट है। हेलो, हाँ जी सर, मेरे को ग्रुप से 6-7 बार रिमूव कर, किसी ने कोई रिमूव कर रहा है बार बार। अच्छा देखो यार, एक बार बोलूं कंचन, बच्चों ये 6 से 7 बार हो चुका है सर। मैं भी हो रहा हूँ सर रिमूव, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम आया तो मैं भी मेरे को भी किया है सर। अब मेरी बात सुनो, इस बात को मैं देख सकता हूँ इसमें, मैं दिपाल सर से बोल देता हूँ। मेरी बात सुनो, दिपाल सर से मैं बोल देता हूँ। दिपाल सर क्या है, इसके ग्रुप एडमिन है, वो एक्टिविटी देख के बता सकते हैं कि कौन तुमको बार बार रिमूव कर रहा है ना। मैं बोल देता हूँ कंचन को। सर क्योंकि मैं खुद 3 से 4 बार रिमूव हो गया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 5 से 6 बार रिमूव कर दिए। हाँ बच्चों, इसको अपन एक आध दिन में कर लेंगे, लेकिन आज उन बच्चों की खैर नहीं है जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। दिक्पाल सर के पास, दिक्पाल सर से मेरी परसों बात हुई थी इस बारे में। दिक्पाल सर कह रहे हैं कि सर आप तो मुझे बता देना, मेरे पास में सब रिकॉर्ड आया था, बस मुझे ढूंढना पड़ेगा। आज कंचन चिंता मत करो, और तुम भी चिंता मत करो यार लाला जी, आज किसी भी हालत में इन बच्चों के आगे नाम ग्रुप पे आ जाएंगे, है ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग कर चुके हैं ऐसा, वो तो समस्या में ही है। अब ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उनके नाम की प्रोसीडिंग्स आ गई होगी कि 6 बार ही हैज और शी हैज म्यूटेड, देखना ये आ जाता है इसमें। बस ये है, अपन अपना लेक्चर खराब करके मैं या तो दिक्पाल सर से अभी बात कर लूं, या फिर तुम बोलो तो मैं उसको लेक्चर के बाद कर लीजिएगा सर। हाँ, अब उन लोगों से मेरी वार्निंग है कि बेटा आज तुम लोग निपटे हो, तुम लोग, है ना। इसकी प्रोसीडिंग्स मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी करूंगा, और तुम ग्रुप पे भी आएगा तुम लोगों के नाम। चलो अब लेक्चर बर्बाद कर देते हैं यार, इतना अच्छा मैं अपना बिल्कुल, मैं तुम लोग मालूम नहीं है, मैं जब लेक्चर लेता हूँ ना तो मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूँ मेरे। अब तुम लोग वापस ले आते हो बीच पर ये 6 से 7 बार हो चुका है। हाँ नहीं कंचन, मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है ना, उद्धव से कोई समस्या है, मुझे उन लोगों से समस्या है जो अभी भी बकवास कर रहे हैं। ये पेंडेमिक में हम सब अच्छे ऑब्जेक्टिव को लेकर काम कर रहे हैं, इनको मस्ती सूझ रही बदतमीजों को। कितने करप्ट हैं ऐसे लोग, कितने मन से कितने करप्ट हैं, तुम खुद सोचो। लेकिन आज गए हो उनसे, मैं फिर से कह रहा हूँ, खुला अनाउंसमेंट है मेरा कि आफ्टरनून तक उनके नाम ग्रुप पे आ जाएंगे। दिक्पाल सर से मैं बिल्कुल ये लेक्चर खत्म होके बात करूंगा मैं, है ना। ये सब प्रोसीडिंग्स नोट होती हैं, ये गूगल का ऐप है बच्चों, ये गूगल इतना बेवकूफ नहीं है। एक एक चीज हो जाती है कि कौन किसको म्यूट कर रहा है, कौन किसको बाहर कर रहा है, ये एक एक प्रोसीडिंग आ जाती है, इसीलिए तो सॉफ्टवेयर को लिया है हमने। चलो खैर, अब स्टार्ट करते हैं, नाराजगी से फिर मेरे कंटेंट खत्म हो जाते हैं यार। चलो वापस आते हैं अपन लोग, हाँ वापस आते हैं अपन लोग। अब मैं तुम लोगों को बता रहा था कि जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स जो हैं, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में ये जो एक बार पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है वो ऑलवेज इंसॉल्वेंट होगा। अब उसको बार बार केस लड़ने की जरूरत नहीं है, अब वो प्रीवियस जजमेंट की कॉपी लगा देगा बस, और प्रीवियस जजमेंट की कॉपी लगाने के साथ में ही प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट हो जाएगा इस बात के लिए कि टू बार सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग को बार करने के लिए ये जो मैंने तुम लोगों को 4 चीजें बताई, तो मैंने तुम लोगों को बताया प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरैलिटी एंड इंसॉल्वेंसी। ये चारों चीजों में ये जो कोर्ट है वो स्पेशल कोर्ट होते हैं। एडमिरैलिटी के कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, है ना। मैट्रिमोनियल कोर्ट के फैमिली कोर्ट्स होते हैं। प्रोबेट से रिलेटेड मामले जो होते हैं वो किस जुडिशियल ऑफिस, एक ही जुडिशियल ऑफिसर समझाता है, जिसमें उसको विल वगैरह के मामले रहते हैं। और इंसॉल्वेंसी जो है वो एक स्पेसिफिक कोर्ट में ही होती है। इंसॉल्वेंसी वाला कोर्ट जो होता है वो सिविल कोर्ट ही होता है, ये सब सिविल कोर्ट्स ही हैं, लेकिन इनका एस्टेब्लिशमेंट स्पेशल कोर्ट के रूप में होता है। तो जब किसी कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट स्पेशल रूप से होता है तो वही पर्सन जो, वही कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट माना जाएगा। इफ द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट एंड जजमेंट इज मेड ऑन द merits, then that judgment which is made in the proceedings are relevant
टू बार सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। फिर से सुनना इस बात को। सेक्शन 43 ये कहता है कि प्रीवियस जजमेंट्स आर नेवर रिलेवेंट। सेक्शन 41 ये कहता है कि प्रीवियस सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट है। और ऐसी बात और कहां कही गई है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में भी ये बात कही गई है, सेक्शन 11 में भी रेस जुडिकेटा के नाम पे ये बात कही गई है, सेक्शन 300 सीआरपीसी में भी ये बात कही गई है। कुल मिला के सीधी बात ये है कि प्रीवियस जजमेंट्स आर रिलेवेंट टू बार सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। ये वर्ड याद रखना, प्रीवियस जजमेंट्स आर रिलेवेंट एक्सेप्शनली इन केस ऑफ सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42। सेक्शन 41 क्या है? टू बार सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। एंड सब कौन सी प्रोसीडिंग्स? जो या तो जुड़ी हुई है प्रोबेट से, मैट्रिमोनियल अफेयर्स से, एडमिरलिटी से और इंसॉल्वेंसी से। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सेक्शन 42 की। अब सेक्शन 42 क्या कहता है, सुनना फिर से एक बार। रिलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41। अब सेक्शन 41 के अलावा वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें और प्रीवियस जजमेंट्स रिलेवेंट होंगे? तो वो कह रहा है 41 के अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ये प्रोसीडिंग्स रिलेवेंट होंगी। तो अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक बार बता रहा हूँ, तुम लोगों ने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा ये सब चीजें, और तुम लोग इन जनरल भी जानते होंगे कि राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनेम, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनेम। तो राइट इन रेम का मतलब ये होता है कि आपके जो राइट्स हैं वो आपको अगेंस्ट एंटायर यूनिवर्स, एंटायर वर्ल्ड मिले हुए। जैसे आपका मकान है, अब आपका मकान जो है वो पड़ोसी भी नहीं घुस सकता उसमें, उस दुनिया का कोई भी आदमी नहीं घुस सकता। तो इस प्रकार के जो राइट्स हैं इनको हम राइट इन रेम कहते हैं। और राइट इन पर्सोनेम ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी स्पेशल पर्सन के अगेंस्ट हमको मिले हुए हैं। जैसे मॉर्गेज, मॉर्गेज के मामले में जो मॉर्गेजर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को दे देता है। तो मॉर्गेजी के राइट्स जो हैं वो मॉर्गेजर के अगेंस्ट हैं, तो ऐसे राइट को हम राइट इन पर्सोनेम कहते हैं। तो उसके वो जो राइट्स हैं वो पूरी दुनिया के लिए नहीं है, उसके वो जो राइट्स हैं केवल मॉर्गेजी के ही लिए हैं। तो राइट इन रेम का मतलब है ऐसे राइट जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट मिले हुए हैं। राइट इन पर्सोनेम का मतलब है कि किसी व्यक्ति को राइट किसी स्पेशल पर्सन के अगेंस्ट मिले हुए हैं, पूरी दुनिया के अगेंस्ट नहीं। ऐसी प्रकार से बच्चों जजमेंट भी दो प्रकार का होता है, जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोनेम। जजमेंट इन रेम में क्या होता है कि एक ऐसा जजमेंट होता है जिसमें डिक्लेयर कर देते हैं आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपको राइट्स मिल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं जजमेंट इन रेम। और जजमेंट इन पर्सोनेम का मतलब होता है कि आपको किसी एक स्पेशल पर्सन के अगेंस्ट राइट मिले, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट के जो राइट्स हैं वो पार्टीज के राइट्स हैं, वो पूरी दुनिया के अगेंस्ट थोड़ा ना होते हैं। अगर किसी ने कहा कि स्पेशल परफॉर्मेंस का, तो स्पेशल परफॉर्मेंस तो जिसको पार्टीज के बीच में ही तो होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जजमेंट इन पर्सोनेम होगा। जजमेंट इन रेम का मतलब होता है जब आपके कोर्ट कोई ऐसा राइट आपको अनाउंस कर देता है जिससे आपको राइट इन रेम मिल जाते हैं, तो ऐसे जजमेंट को हम जजमेंट इन रेम कहते हैं। और जब ऐसा जजमेंट कोर्ट करता है किसी इंडिविजुअल के लिए, तो ऐसे राइट को जो जजमेंट किया जाता है उसको हम जजमेंट इन पर्सोनेम कहते हैं। अब यहां सुनो इस बात को कि सेक्शन 42 ये कहता है कि अगर एक बार जजमेंट इन रेम के थ्रू राइट इन रेम अनाउंस किए गए हैं, जजमेंट इन रेम के थ्रू राइट इन रेम अनाउंस किए गए हैं, तो एंटायर वर्ल्ड के अगेंस्ट आपको वो राइट मिले हैं। आप वो ऐसे जजमेंट्स, अगर एक बार आपको इस प्रकार का जजमेंट मिल जाए, आपके हाथ में आ जाए, तो ऐसा जजमेंट पूरी दुनिया के अगेंस्ट उसको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस जजमेंट की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी लेके रखो, हर मामले में वो लगा दो। इसका एग्जांपल सुन लो। सेक्शन 13 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में एक प्रॉपर्टी मेरे एंसेस्टर से मुझे मिली। जब मेरे एंसेस्टर से प्रॉपर्टी मुझे मिली तो मेरा पड़ोसी जो था उस प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास करने लग गया। मैंने उस ट्रेसपासर को मैं कोर्ट में ले गया और मैंने कहा सर ये प्रॉपर्टी मेरी है और ये मेरी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, और मेरी प्रॉपर्टी पे ये जो पड़ोसी है मेरा नेबर, ये ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है। तो कोर्ट कहेगा, वो व्यक्ति कह रहा है जो ट्रेसपासर है वो कह रहा है कि साहब इनके नाम की नहीं प्रॉपर्टी है, ये इनके किसी एंसेस्टर के नाम पे थे, इनके नाम की कहाँ है प्रॉपर्टी, ये तो केवल रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे।
तो कोर्ट से वो व्यक्ति कह रहा है कि साहब मैं ये प्रूव करने को तैयार हूं कि इस प्रॉपर्टी का होल सोल ऑनर मैं ही हूं, मैं ही सक्सेसर हूं, और ये प्रॉपर्टी मेरे एंसेस्टर से मुझे मिली है। तो वो कोर्ट ये कर सकता है कि उस प्रॉपर्टी को मेरे नाम से डिक्लेयर कर दे कि नाउ द प्रॉपर्टी जो हैज कम इनटू द नेम ऑफ कम इनटू द टाइटल ऑफ मिस्टर भानु सक्सेना, और ट्रेसपासर, अब ये प्रॉपर्टी को हम भानु के नाम से डिक्लेयर करते हैं, तुम इस प्रॉपर्टी पे कभी ट्रेसपास मत करना। ये जजमेंट दिया उसने। तो ये जो जजमेंट हुआ, ये जजमेंट इन रेम है। इसमें क्या हुआ, अब जजमेंट इन पर्सोनेम नहीं, ये जजमेंट इन रेम है, क्योंकि इसमें जिस दिन उस कोर्ट ने भानु के नाम से उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया, वो नेबर तो नहीं घुस सकता है, और नेबर के अलावा पूरी दुनिया नहीं घुस सकती है, तो पूरी दुनिया में वो नेबर भी आता है। तो इस प्रकार के जजमेंट्स को हम जजमेंट इन रेम कहते हैं। अब एक प्रकार से अगर वो प्रॉपर्टी भानु के नाम पे डिक्लेयर कर दी गई है, तो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में कोई भी आ जाए भानु के अगेंस्ट, भानु बार बार उन सबसे केस नहीं लड़ेगा। भानु केवल उस कोर्ट की जो सर्टिफाइड कॉपी दिखा देगा कि देख कोर्ट ने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे डिक्लेयर कर दी है। तो यहाँ पर जजमेंट इन रेम की जो जजमेंट है वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में इसलिए रिलेवेंट है कि हम बार बार केस नहीं लड़ूंगा, मैं तुझे सर्टिफाइड कॉपी पकड़ा दूंगा। तो इसलिए भी प्रीवियस जजमेंट्स जो है रिलेवेंट होते हैं। तो यहाँ हमने दो एक्सेप्शंस पढ़े बच्चों, सेक्शन 43 के दो एक्सेप्शंस पढ़े हमने, सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42। सेक्शन 41 क्या है, प्रीवियस जजमेंट्स आर रिलेवेंट टू बार सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स, और सेक्शन 42 ये कहता है कि जजमेंट्स, प्रीवियस जजमेंट्स आर बार, प्रीवियस जजमेंट्स आर रिलेवेंट इफ इट डिक्लेयर्स एनी राइट थ्रू जजमेंट इन ड्रीम। तो जो जजमेंट इन ड्रीम है वो राइट इन ड्रीम हो ही जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें एक्सेप्शंस में आती हैं। तो फिर से मैं अपनी बात को वापस लाता हूं, फॉर सेक्शन 43 व्हेन प्रीवियस जजमेंट्स आर रिलेवेंट, नेवर, उसका आंसर है नेवर। लेकिन एक्सेप्शंस दिए हैं सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42 में। इस अभी 1 मिनट है, 1 मिनट में और सुन लो तुम लोग इस बात को, कि सेक्शन 44 ये कहता है कि अगर सेक्शन 41 और 42 के कोड्स, सेक्शन 44 ये कहता है कि अगर सेक्शन 41 एक्सेप्शन नंबर 1, सेक्शन 42 एक्सेप्शन नंबर 2, वो जो जजमेंट जिन कोर्ट्स ने सुनाए हैं, अगर वो जजमेंट सुनाने के लिए कैपेबल ही नहीं थे, कॉम्पिटेंट कोर्ट्स ही नहीं थे, तो ऐसे जजमेंट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में बार नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोर्ट जिसने वो जजमेंट सुनाया 41 42 का, इट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू अनाउंस दैट जजमेंट। तो जब कोर्ट ही जो है इनकॉम्पिटेंट है, तो उनके जजमेंट भी जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, और इनकॉम्पिटेंसी जो है वो एक्सेप्शंस नहीं माने जाएंगे। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, इस कॉपी के सबसे ऊपर हम लिखेंगे सेक्शन 43, सेक्शन 41, सेक्शन 42 और सेक्शन 44। अब देखना कैसे लिखना, व्हेन प्रीवियस जजमेंट्स आर रिलेवेंट, नेवर, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2। अब एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2 के भी एक्सेप्शन है जो सेक्शन 44 है। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है सेक्शन 44। तो ऊपर लिखना 43, फिर लिखना 41 42, फिर लिखना सेक्शन 44। इस सीक्वेंस में इसको याद रखना। लेकिन ऐसे ही जैसे मैंने बताया, व्हेन प्रीवियस जजमेंट्स आर रिलेवेंट, नेवर, बट एक्सेप्शनली इन सेक्शन 41 42। एंड एक्सेप्शंस का एक्सेप्शन ये है कि अगेंस्ट सेक्शन 43। सेक्शन 44 क्या कह रहा है कि अगेंस्ट सेक्शन 43 previous judgments are not relevant if the court was not competent.